शुक्रिया जी। शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मौका दिया है आज फिर एक बजट पे बात करने का। यकीनी तौर पर आप जानते हैं कि बरसों से बजट के ऊपर तकरीबन हर साल इसी वक्त बात होती है और बहुत सारे मौज़ूआत पर भी बात होती है, क्योंकि बजट एक ऐसा मौका होता है कि जब आपकी नवाजिश होती है, टाइम भी मिलता है और मेंबरान बात कर सकते हैं। सर, मैं अपनी तकरीर के आगाज़ में सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगी, क्योंकि इस वक्त जो ईरान अमेरिका के दरमियान अमन का मुआहदा है वो होने जा रहा है। अमन के हम सब ख्वाहां हैं और इस मौके पर I would like to appreciate the sincere efforts of President Asif Ali Zardari, CDF General Asim Munir Sahab, Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab and Deputy Prime Minister Ishaq Dar Sahab, क्योंकि उन्होंने दे एक्चुअली जिस तरह से हम कामयाब हुए हैं ये उनकी और पाकिस्तानी कौम की अनवेवरिंग कमिटमेंट है टू पीस एंड स्टेबिलिटी। हम वो कौम है जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं अमन के लिए। हम पर अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इल्ज़ाम लगता है जो अमन के मुनाफी हो या दहशत के हवाले से हो, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं। हमारा बच्चा एतजाज़ हसन हो या APS के वो बहादुर बच्चे हों जिन्होंने दुश्मनों का, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाने दी, लेकिन हारे नहीं। पाकिस्तानी कौम हारने वाली कौम नहीं है जनाब स्पीकर। और इसी पाकिस्तानी कौम की जो सरबराही कर रहे हैं उनके जज्बे और हौसले बुलंद हैं और ये एक तवील अरसे की कोशिश है, ये कोई आज की कोशिश नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने हमेशा डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और आज दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, अमन चाहता है और अमन के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। सो आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे when I see that the peace deal is going to go through with the constant efforts of Pakistan and its leadership. स्पीकर साहब, फिर मैं बात करूंगी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। तकरीबन एक हफ्ता मुझे भी मौका मिला कि मैं वहाँ रहूं और इलेक्शंस का माहौल था। इलेक्शंस के माहौल में लोगों से बात करने का मौका भी मिला और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत फख्र है ये बताते हुए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिलों में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो धड़कता है। और सर, वो इसलिए नहीं सिर्फ कि आज पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बात कर रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए वो किया है जो आज भी उनके बच्चों को याद है, क्योंकि उनके बड़ों ने उनको वो कहानियां सुनाई हैं। लगान सिस्टम हुआ करता था गिलगित बल्तिस्तान में, वो लगान सिस्टम जो आपने फिल्मों में भी देखा होगा, वो खत्म किया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आवाज दी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन्हें सियासी हुकूक दिए, एम्पावर किया पॉलिटिकली, और फिर 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को उनकी वो शनाख्त दी जो आज उनके पास है। आज चीफ मिनिस्टर की दौड़, गवर्नर की दौड़, ये आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 2009 में उनको ये मुकाम मिला, ये स्टेटस मिला, वरना तो वो जुड़े हुए थे आजाद कश्मीर के साथ। वहां से चलाया जाता था गिलगित को और बल्तिस्तान को। तो हम तो ये कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो डिलीवर करते हैं और अब भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कायम होगी तो हम उनके वो ख्वाब पूरे करेंगे जिनका मैंडेट उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, जिसके लिए उन्होंने एतमाद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। और यही
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि हक मालकियत, हक मिल्कियत, हक रोजगार, ये हक है जीबी के लोगों का और उनको मिलना चाहिए। जनाब स्पीकर, सर, मैं सिर्फ इस मौके पर यह कहूंगी, तमाम सियासी पार्टीज यहाँ हैं, हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के ऊपर वहाँ की अवाम ने एतमाद किया है, तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं, रोड़े ना अटकाएं। आप लोगों की आवाज सुने, उनकी विल, उनकी ख्वाहिश, उनके फैसले का एहतराम करें। सर, मैं ये भी कहूंगी कि बजट के अंदर बहुत मुश्किल मराहिल से गुजरे हैं हम सब। मैं ये नहीं कहती कि शायद इस मौजूदा हुकूमत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए आसानियां होंगी, यकीनन दुश्वारियां होंगी, बहुत सारे मसाइल का सामना है पाकिस्तान को, हमें इस बात का इदराक है। ना होता तो हम शायद यहाँ बैठकर आपको सपोर्ट भी ना कर रहे होते। हम भी समझते हैं आपकी मुश्किलात को, आपके जो मसाइल हैं, खित्ते के जो मसाइल हैं, दुनिया में जो हो रहा है, हम उससे ला ताल्लुक नहीं है जनाब स्पीकर। और यही वजह है कि हम जब जब पार्लियामेंट में आए हैं, हमने मिसाके जमहूरियत की स्पिरिट पर काम किया है, उसकी रोशनी में काम किया है और तहे दिल से कोशिश की है कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। हम भी बहुत चीजें, बहुत एडवेंचर्स लोग जहन में आते हैं, हमारे भी वर्कर्स बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन लीडरशिप वो होती है जो विजन के साथ चले, और विजन वो होता है जो पाकिस्तान के हक में हो, जो पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए हो। और इसीलिए कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं हमें बहुत बड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ा इस मर्तबा भी, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी ज्यादती होने से बचाया। और वो ज्यादती जिसका अंदिया दिया जा रहा था कि जी कोई तरमीम आ रही है, उस तरमीम में NFC अवार्ड के जरिए के अंदर रद्दोबदल की जाएगी और सूबों के इख्तियारात और सूबों के शेयर को काटा जाएगा। 27वीं तरमीम के वक्त भी ये बातें गर्दिश कर रही थी, और उस वक्त भी जब ये चीज सामने आई तो सबसे पहले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौम को, अवाम को एतमाद में लिया, अपने एक्स अकाउंट पर वो सारे नुकात रखे जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें एतमाद में लिया और सपोर्ट हासिल करने की बात की। और फिर हमने बहुत तवील डिस्कशंस के बाद हमने अपनी जो स्टेटेड पोजीशन थी वो वाजे की कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज on the share, the allocated constitutional share of the provinces। जो हमने हासिल किया है वो तवील जिद्दोजहद के बाद किया है, कमरों में चने छोले खा के नहीं हमने हासिल किया, सड़कों पर जिद्दोजहद करके हासिल किया है। तो इतनी आसानी से ये चीजें आप सुबह से या हमसे वापस नहीं ले सकते। I always say this and I will say it again, sir, I will say it again, कि strong federating units make a strong federation. It's not the other way around. Please try to understand. And that is the real spirit of democracy. We need to understand that, Honorable Speaker. और आपको भी मैं सराहूंगी that you've always tried to maintain order in this house. You've always tried to accommodate every member, regardless of their conduct, how unparliamentary it becomes at times. You've always tried to maintain that order that is required to run this house. And ये बहुत अच्छी बात है, आपका नाम याद रहेगा, तारीख में याद रहेगा। स्पीकर साहब, मुझे नुकात हैं जिस पे मैं रिपीट नहीं करना चाहती, जो मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने बातें की हैं वो हो गई। सर, मैं NFC के ऊपर जरूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो कहते थे कि हम नहीं होने देंगे ये, क्योंकि ये कहा जाता था और बड़े इन्फ्लुएंसर्स,
बड़ी वीडियोस, बड़ी फीड्स चलाई जाती थी कि जी अब ये हो जाएगा, सबको गलत साबित कर दिया। Because Bilawal Bhutto Zardari said that I will not let this happen. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने सूबाई खुद मुख्तियारी की पर बात की और कहा कि I will not let this happen. फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विस्ट कर दिया गया, उसमें से कोई एक क्लिप निकाल दिया गया और यहाँ ऐवान में वो हैं कुछ लोग जिन्होंने वो क्लिप वायरल करने में बहुत मदद की। कोई बात नहीं, वतइज़्ज़ु मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह ताला करम करता है अगर आपकी नीयत सही हो, अल्लाह ताला रहम करता है अगर आपके इरादे नेक हो। इरादे नेक थे, नीयत सही थी, साफ थी और सूबों के हक में ये फैसला प्रोटेक्टेड रहा that NFC share that constitution has allowed for the provinces to receive will not be changed. Yes, सूबे वफाक की बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मौके पर, क्योंकि हमें ये बताया गया कि डिफेंस और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें सिर्फ वफाक की हुकूमत नहीं बल्कि फेडरेटिंग यूनिट्स का भी ताउन दरकार है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत हमने इस बात पर अग्री किया और सिंध हुकूमत हो, बलूचिस्तान हुकूमत हो, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, उन्होंने भी अग्री किया एंड आई थिंक दिस वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। सर हमने, अब मैं बात करूंगी सर थोड़े से अदाद शुमार। एक जो नंबर आया हमारे सामने महंगाई के तनाजुर में, या चले मैं कह दूं गुर्बत को एक डिस्क्राइब किया गया, अब गुर्बत को रीडिफाइन किया गया है। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। जो शख्स 8,483 रुपए कमाएगा वो गरीब है। अब ये कैसा मंतक है? How are you redefining and giving us this? I'm sorry to say, but this is quite a weird number. आप, मैं कहती हूँ सर, आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हजार बांट दें, गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000। आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर, वो आपके गुर्बत के एस्टिमेट से ऊपर होगा। So I don't know how do you bring these numbers. You bring these numbers to just show कि गुर्बत कम है। भाई गुर्बत कम नहीं है, गुर्बत बढ़ चुकी है। और अगर आपने इस रियलिटी को फेस नहीं किया तो ये बढ़ेगी। अपने अपने हलकों में आप जाते हैं, आप जानते हैं वहां क्या हो रहा है, लेकिन यहां आकर अगर सब अच्छे हैं का रट लगाना है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बेहतर नहीं कर सकते अपने हालात। सब मैं इस पे एक और बात जहन में आती है, वो ये थी कि मुझे किसी ने कहा कि अगर ये 8,483 रुपीस है तो फिर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 14,000 किस्त मिलती है, जिनको मिलती है वो तो फिर आप गुर्बत से निकाल गए उनको। So I mean, this is सोचने की बात है। So when you put these numbers, and I know I am not blaming the political leadership here, but the people at the back end who are giving you these numbers, they don't do any homework. They just do, जिस मूड में होते हैं वो काम करते हैं। This is very sad. आप IMF के नेगोशिएशन में जाते हैं, सारा मलबा IMF पे डाल देते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैठ के शरायत पे बात करते हैं, आप अपने लोगों की प्रायोरिटीज पे बात करते हैं। IMF नहीं दे रहा आपको प्रायोरिटीज। हाँ, आप एक प्लान देते हैं, अगर उन्हें एक्सेप्टेबल होता है, नहीं होता, नेगोशिएशंस होती हैं। But whenever you sit there, your priority should be the people of this country. And जब आप वो शरायत बनवाते हैं और वापस आते हैं तो उसका बोझ लोगों पे डाल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की शक्ल में, पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जो डिविजिबल पूल का हिस्सा भी नहीं है, और उसको तो इतनी ढिठाई से बढ़ाते हैं। There is no accountability on that. There used to be at one point in time, but now there is no accountability on petroleum levy, sir. Sir, मैं तो उन मजालिम पे भी बात करना चाहती हूँ जो हमारे मासूम फलस्तीनी भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों पर ढाए जा रहे हैं। यहाँ पर महंगाई को भी देखते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ कभी हम नहीं भूल सकते। जो भी हमारे मुल्क में हालात हो, मईशत हो, हम हर मौके पर
उस ज़ायनिस्ट रजीम के मजालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर यहां बात की जा रही थी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ना करें, उसको भीख से इक्वेट ना करें। खुदा के लिए, दिस इज द बिगेस्ट डिससर्विस टू दिस कंट्री एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्लीज डू नॉट डू दिस। आपको पता नहीं, या आप कहना नहीं चाहते, या आप तस्लीम नहीं करना चाहते कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। It has not only supported financially the poorest of the poor households, it has empowered the women of Pakistan. It has allowed people to buy. वो राशन खरीदते हैं, वो कपड़े खरीदते हैं, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा करते हैं। It has encouraged the women of Pakistan to make their identity cards. मैं अगर गलत हूं तो आप बता दें। आप हर हल्के में जाकर ये सब अपने हल्के में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स खुलवाना चाहते हैं, लेकिन यहां आके बस एक गलत नैरेटिव को प्रमोट करके उस प्रोग्राम को जो है वो शेम करना चाहते हैं। एंड इट्स अ शेम। इट हैज empowered the women of Pakistan. It has encouraged the financial activity in Pakistan, financial inclusion in Pakistan's economy. It has allowed the women of Pakistan to participate in all activities happening in the country. Once their ID card is made, they know they exist. And it has allowed the woman to be the head of the family. जो एक कोने में पड़ी होती थी ना औरत, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसको इस प्रोग्राम ने शनाख्त दी है, शनाख्त दी है। और ये बहस भी बंद हो जानी चाहिए कि ये सूबों को जाए। वफाकी हुकूमत अवाम को निचोड़े और संभाले सिर्फ सूबे। आप रोज पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, महंगाई करें, तरह तरह की पॉलिसीज नाफिज करें, लेकिन संभाले नहीं अपने लोगों को। So this is a responsibility of the federal government, and this is the only state-run, most successful social protection program of Pakistan, जिसको UN भी मानता है, जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन आप इसको अंडरमाइन करते हैं। अंडरमाइन आप करते हैं क्योंकि आपको इसका बेनजीर होना पसंद नहीं है, लेकिन बेनजीर तो बेनजीर ही है और वो बेनजीर ही रहेगी। स्पीकर साहब, मैं एग्रीकल्चर पे बात करूं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ। राना तनवीर साहब इज अ वेरी डियर कॉलीग ऑफ माइन, एंड आई थिंक कि वो भी हमेशा कोशिश ये करते हैं कि माहौल ना ख़राब हो, लेकिन वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। किसी सीजन पॉलिटिशियन को अगर बाज़ औक़ात इंटरप्शन से हो जाती हैं चीज़ें, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द असेंबली। डू नॉट डिस्टर्ब द डेकोरम ऑफ द हाउस। इसके पीछे भी एक मंतक है। खैर, I was upset to see what all happened. बस उनकी कुछ बातों पर मैं ज़रूर बात करूंगी। ज़रखेज़ी स्कीम का जिक्र किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म। सर, ट्रांसफॉर्म? पानी के बगैर कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है? वो तो डिस्ट्रॉय होता है, वो तो बर्बाद होता है। और इस वक्त 48% से लेकर 50% तक सिंध बलोचिस्तान पानी की किल्लत महसूस नहीं कर रहा, फेस कर रहा है। वो फेस कर रहा है। आप पानी की बात करते हैं और फिर यहाँ आदाद और शुमार, with all due respect to the Minister for Water Resources, he gave all wrong facts and figures because those wrong facts and figures were given to him by IRSA. IRSA that is responsible to distribute water as per para 2 of 1991 water accord. But guess what, जनाब स्पीकर, guess what? आप सुने जनाब स्पीकर, IRSA जो बना ही अकॉर्ड की इंप्लीमेंटेशन के लिए था, वो ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। खुद कह रहे हैं हम वायलेट कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक तो IRSA के चेयरमैन को जेल में होना चाहिए for doing what he's doing to the people of Sindh and Balochistan. That is half of Pakistan. और अगर half Pakistan dry होगा तो दूसरा हिस्सा फलेगा फूलेगा नहीं। सबको मिलकर फलना फूलना है, सबको मिलकर तरक्की करनी है। स्पीकर साहब, मैं
जहां तनख्वाहों की बात कर रही थी वहां मैं ऑनरेरियम की बात आपसे जरूर करूंगी कि खुदा के लिए आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहिए कि जो ऑनरेरियम पिछले बजट्स में भी इनको कहा गया था वो नहीं मिला, इस बजट में ऑनरेरियम जरूर मिले, हर उस शख्स को मिले जो यहाँ दिन रात खड़ा है, मेहनत कर रहा है। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं, मुझे कोई स्टाफ पकड़ता है, मुझे कहते हैं हमें ऑनरेरियम, तो मैं उन्हें कहती हूँ जी हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। सर उनके भी चूल्हों पे बोझ पड़ता है। तो खुदा के लिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप उनकी तरफ देखें और ऑनरेरियम के लिए मिलकर फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट करें। सर मैं बात करूंगी थोड़ी बलूचिस्तान पे, हमारे यहाँ भाई भी बैठे थे। सब बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत अच्छा हेडवे बनाया है। वहाँ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, BHUs रिवाइव किए हैं, हमने वहाँ एयर एम्बुलेंस ले आए हैं, मोबाइल यूनिट्स चल रहे हैं, एक अच्छा, और 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ने बाहर भेजा है। तो सर ये एक अच्छा हेडवे है। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन सर ये हम चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत से कि जिन रिसोर्सेज पे बलूचिस्तान की आवाम बैठी है उन रिसोर्सेज पर थोड़ा बहुत तो बलूचिस्तान की आवाम को भी राइट दें। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रेकोदेक से हैं वो पाकिस्तान के बाहर क्यों बनाए जाते हैं? कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स आप बलूचिस्तान में बना के देखें, रोजगार दे के देखें, तो फिर उनके माइंड्स और हार्ट्स पे आप काम करेंगे, बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। जनाबे डेप्यूटी स्पीकर साहब, सर मैं बात करना चाहती हूँ, एक बहुत अहम इशू है। कल मैंने एक एंकर को बोलते सुना और ये एंकर ने कहा कि जी एक सूबे में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट किसी शख्सियत के नाम पे बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स नाम पे बन रहे हैं, मेडिकल सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोड्स, एक फैमिली मार्केटिंग मंसूबों की दास्तान। ये मैं नहीं कह रही, ये मंसूर अली खान साहब ने कल बताया हमें। लेकिन सर मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि वो जो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट था, जब वो एयरपोर्ट की लोकेशन बदलती है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का उससे नाम हटा दिया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है उस लीडर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के निजाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आपके पावर में आने के लिए भी कुर्बानियां दी। आपको तीसरी दफा वजीर आजम उस शहीद कायद की वजह से आप बने। मैं एहसान नहीं जता रही, मैं याद दिला रही हूं। याद रखो, हजरत अली के कौल को भी याद रखो। और ये सिला मिला कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम हटा दिया गया। नया एयरपोर्ट नहीं है, पुराना एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ है। आपका घर अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो आपके नाम की तख्ती बदल जाती है। आपने तख्ती कैसे बदल दी? एंड दिस इज नॉट व्हाट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वांट्स और नीड्स, बट शी डिजर्व्स दिस। वी ओ इट टू हर, वी ओ इट टू हर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपको, एक बार फिर इस हाउस से रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मेंबर नवाबजादा साहब नहीं बैठे, उन्होंने मूव किया था, यहाँ से यूनानिमसली रेजोल्यूशन भी पास हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है फर्स्ट लेडी ने यहाँ खड़े होकर इस बात पर प्रोटेस्ट किया और आज दिन तक आप उस शहीद अजीम लीडर के नाम से वही एयरपोर्ट दोबारा नहीं उसे दे सके, रिवाइव कर सके। इट्स अ शेम, नथिंग बट शेम, नथिंग बट शेम। इसको मैं कहूँगी दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह के बिहेवियर को कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा। सर मैं आखिर में I want to now come down to one thing sir, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बार बार कहते हैं कि जी कराची में इतने प्रॉब्लम्स हो गए, को कराची वफाक को दे दो, कराची में ये हो गया। देखिए प्रॉब्लम्स होते हैं शहरों में। मुझे अफसोस है जो लाहौर में मैंने एक बच्ची के साथ होते देखा है, 9 साला बच्ची को जो ट्रिगर हैप्पी
जिस तरीके से वहां एक फोर्स ने मारा है, शहीद किया है। वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से वेकेशन के लिए आई थी अपने मुल्क, उसकी आज भी मेरे दिमाग में वो तस्वीर जिसमें वो विक्ट्री दिखा रही है अपने बाप के साथ जहाज के अंदर, वो अभी भी दिमाग में चल रही है। तो हम क्या कहें, लाहौर वफाक को दे दो? नो, सुधारो अपने आप को, अजाला करो, बार बार दिफा ना ढूंढो इतनी बुरी कार्रवाई का, फेस करो और सुधारो। ट्रिगर हैप्पी लोगों को ना भर्ती करो ऐसे फोर्सेस में। पहले भी पंजाब में बहुत सारे वाकयात हैं जिनकी हमने यहां मिलकर निशानदेही की है, लेकिन आज एक मासूम बच्ची की जान गई है। We can't forget this, that blood is on the hands of those people, and it's everybody has at least a child, one child to look at home. Please इस तरीके से सोचें, जिस तरह से उसके साथ हुआ अल्लाह किसी भी बच्चे के साथ ना करे। सब मैं नौजवानों पे बात करूंगी क्योंकि वहां से भी एक लीडर थे जो हर वक्त नौजवानों कहते थे, लेकिन किया किसी ने कख नहीं नौजवानों के लिए, कख नहीं किया। सब मैं the young people of Pakistan, it is very important to appreciate them. It is very important to recognize them. सोशल मीडिया पे दरअसल फीड्स चलती हैं नेगेटिविटी के साथ। हर रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये बुरा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान का फ्यूचर लिमिटेड है। But sir, nations are not built on despair. Nations are built on hope, ambition and confidence in their people. पाकिस्तान की जो external debt or liability है sir, that stands at approximately $138 billion. And that is the burden of old economy, a legacy of decades of borrowing, infrastructure financing and traditional models of growth. We, sir, are living through the rise of a new economy. And what is the new economy? I would like to talk about it. The new economy is powered by human talent. It is driven by technology, entrepreneurship, innovation, and the ability to create value from ideas. ये आप सुने, this is important. सर मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी एक पाकिस्तानी बच्चे स्वाले आसिफ की। वो पाकिस्तानी बच्चा जिसका ताल्लुक कराची से है, जो निक्सा कॉलेज से ग्रेजुएट किया। बहुत यहाँ अगर कराची के कुछ लोग हैं उनके भी बच्चे गए होंगे निक्सा। माई चाइल्ड वेंट टू निक्सा, आई नो निक्सा कॉलेज इज अ गुड कॉलेज इन कराची। He graduated from Nixa. He became the co-founder of Cursor at just the age of 26. Deputy Speaker, आपके भी जवान बच्चे हैं। At just the age of 26, his estimated net worth is approximately $1.3 billion. Now think about this for a moment. Honestly think about it. Don't think People's Party कह रही है तो we will not listen. No, please listen. Just listen because मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से कह रही हूँ। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी रफली मैंने बताया $138 billion, स्वाले आसिफ की नेट वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $1.3 billion US. We do not need thousands of Saleh Asifs. We just need how many? 106. 106 Saleh Asifs, your debt is cleared, your liabilities are cleared. पाकिस्तान और इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि हमारे पास वो लोग हैं 106 भी नहीं और 1000 भी नहीं, हजारों हैं हमारे पास। We have hundreds of thousands of talented young Pakistanis, boys and girls, in Karachi, in Umarkot, in Tharparkar, in Jacobabad, in Lahore, in Sialkot, in Faisalabad, in Islamabad, in Peshawar, in Swabi, other areas, Quetta, Lasbela, Gilgit, Baltistan, Azad Kashmir, every corner of the country. Future founders, future scientists, future engineers, future creators. What they need is opportunity. What they need is encouragement. What they need is the audacity of hope. ये सुने, audacity of hope, उम्मीद की जुर्रत। और इस्लाम में भी ना उम्मीदी कुफ्र है, तो ये हमारा फेथ भी कहता है। और ये किसी एक लीडर ने कहा audacity of hope, तो I'm quoting that. Hope is not wishful thinking. Hope is a strategy.
Hope is the belief that talent, when given the right environment, can compete with anyone in the world. Hope is what inspires a student to learn, an entrepreneur to build, an investor to take a chance, and a nation to dream bigger than its circumstances. The old economy accumulated debt. The new economy can create wealth. The old economy depended on what we could borrow. Ye aap sune. The new economy depends on what we can build. I'll end this, sir. So let us stop telling our young people what they cannot do and why they cannot succeed. We need to tell them, and this is important, and we need to realize this, that the old economy accumulated debt, the new economy can create wealth, the old economy depended on what we could borrow, the new economy depends on what we can build. The audacity of hope is not the belief that Pakistan has no problems. See, this is not the thing. It is the belief that Pakistan's problems, जो पाकिस्तान के problem है, they are not bigger than Pakistan's people. हमारे मसाइल हमारे लोगों से बड़े नहीं हैं. And this is the hope that we need to give the people and work towards. मैं आखिर में ये कहूँगी सर, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से. जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साक़ी. बहुत शुक्रिया.